जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भौतिक विज्ञान की सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए कवर कर लिए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो 15 क्वेश्चन फिजिक्स के जो भी आएंगे उनमें से वो आपके उन्हीं क्लासेस में से होंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए मैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। देखिए, वायु जो होता है प्यारे बच्चों, वायु एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है दोस्तों? एक मिश्रण होता है। और अगर आपसे पूछ ले मिश्रण में भी कौन सा मिश्रण होता है, तो आपको ध्यान रखना है वायु एक समांगी मिश्रण होता है। तो वायु एक कैसा मिश्रण होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि वायु में खूब सारी गैसें घुली हुई है और वो इस तरीके से घुली हुई है कि इनको छांटना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो वो कैसा मिश्रण हो गया? एक समांगी मिश्रण। क्योंकि समांगी मिश्रण की परिभाषा भी तो यही है, ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए घटकों को छांटना आसान ना हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण आपका एक आंसर हो जाएगा। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? देखिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस और तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पानी की, सबसे पहला ऑप्शन, तो पानी का ठोस रूप क्या होता है बताइए? तो पानी का ठोस रूप सर होता है क्या? बर्फ होता है। ठीक है। पानी का द्रव रूप क्या होता है? तो जल का द्रव रूप खुद जल होता है पानी। और पानी का गैसीय रूप क्या होता है? तो पानी का गैसीय रूप होता है वाष्प यानी भाप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन। H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको H2O पानी का सूत्रपन कहते हैं। NH3 अमोनिया होता है। अमोनिया चूर्णित रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। SO2 कुछ होता नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या होती है? गैस होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? देखिए, स्टील जो है, स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है। पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। हीरा क्या है? एक तत्व है। बचा कौन आपके पास? रेत। रेत जो होता है वो क्या होता है? एक यौगिक होता है। यौगिक की परिभाषा क्या है? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो रेत में खूब सारे तत्व होते हैं, खूब सारे तत्व पाए जाते हैं रेत के अंदर, इसीलिए रेत क्या है? आपका एक यौगिक है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको डेफिनेशन ध्यान नहीं रखनी है, पर आपको समझ में आना चाहिए यौगिक क्या होता है। जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका यौगिक कहलाएगा। और यहाँ पे आपके ऑप्शन में रेत आपको दिख रहा है जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो देखिए, तत्व क्या होता है? तत्व होता है पदार्थ का ऐसा रूप जिसको अपन और आगे विभाजित ना कर सके, वो क्या कहलाता है? तत्व। तो पदार्थ का ऐसा रूप है जिसको आप और आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो कांच जो है, कांच को आप और आगे विभाजित कर सकते हो, क्योंकि कांच सिलिका या क्वार्ट्जाइट बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। और सोडियम, सोडियम एक प्योर तत्व है। सोडियम में Na, सोडियम एक प्योर तत्व है, इसको आप और आगे विभाजित नहीं कर सकते, ये शुद्ध धातु है। आप बोलोगे सर ये Na+ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं करना, ये तत्व का प्रतीक है सिर्फ। आपका सोडियम जो है वो शुद्ध धातु है, इसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते। सीमेंट एक यौगिक है। और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सीमेंट के अंदर भी आपके कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सीमेंट का संगठन बहुत बड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीमेंट भी एक यौगिक है, परंतु सोडियम क्या है? एक शुद्ध धातु है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? यानी इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? बात करते हैं हम पारा की। पारा जो होता है वो एक क्या है? धातु। अरे पारा क्या है प्यारे बच्चों? पारा है एक धातु, तो ये तो तत्व हो गया। जल, जल है अधातु, ये भी एक यौगिक हो गया। जल एक यौगिक हो गया क्योंकि जल H2O, जल में दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये यौगिक हो गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी एक क्या हो गया? यौगिक। क्यों हो गया सर यौगिक? क्योंकि सोडियम में
NaCl, दो तत्व बन रहे हैं तो ये यौगिक हो गया। तो आपका आंसर क्या बचा? वायु, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है वायु क्या होता है? मिश्रण होता है प्यारे बच्चों, तत्व और यौगिक नहीं होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। और मिश्रण में भी कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण होता है। तो आपको ये क्वेश्चन काम में आएगा आपका अभी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों? देखिएगा सब ध्यान से। ठोस, पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तीन तो आपकी मूलभूत अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन आपकी मूलभूत अवस्थाएं हैं। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये नई अवस्थाएं जो खोजी गई है। देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे का नाम पड़ा है? सत्येंद्रनाथ बोस जो भारत के वैज्ञानिक थे और अल्बर्ट आइंस्टीन जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था जो है पदार्थ की प्लाज्मा, वो चमकीले बल्बों में पाई जाती है। आप जो चमकीले बल्ब जहां पे भी देखे होंगे ना आपने शादी पार्टी के अंदर, दीपावली के अंदर या शादियों में आप चमकीले बल्ब का उपयोग करते हो, नियॉन लैंप्स का, नियॉन बल्ब जिसमें नियॉन गैसें भरी रहती है। साधारण बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है और चमकीले बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन। ये भी आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। साधारण बल्ब में ऑर्गन के साथ नाइट्रोजन भरी जाती है, परंतु चमकीले बल्बों में नाइट्रोजन के साथ कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? उसका नाम है नियॉन। तो उन नियॉन बल्बों के अंदर पदार्थ की कौन सी अवस्था मिलती है? प्लाज्मा। तो बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 5 हो गई। कुल कितनी अवस्थाएं हो गई दोस्तों? 5 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अब देखिए वायु में इनमें से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो अगर मैं बात करता हूं वायुमंडल की, प्यारे बच्चों मैं किसकी बात करता हूं? वायुमंडल की। तो अगर मैं वायुमंडल की बात करता हूं तो वायुमंडल के अंदर, अगर मैं वायुमंडल के संगठन की बात करता हूं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। आपके पास नियॉन कितनी होती, सॉरी ऑर्गन कितनी होती है? तो अगर मैं बात करूं ऑर्गन की तो ऑर्गन होती है 0.93%। तो ये आपके वायुमंडल का क्या हो जाएगा? कंपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कंपोजिशन हो जाएगा। तो इससे बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन? अच्छा कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है और कुछ अन्य गैसें और कुछ अदर गैसेस भी है जो वायुमंडल के अंदर अच्छे से घुली होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन 78% इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ठोस, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या इनमें से कोई नहीं? अभी अभी मैंने बताया था ठोस, द्रव, गैस, 3 मूलभूत अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। यहां पे बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मत कर देना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का क्रमांक रहेगा नंबर 5। चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? पदार्थ की चौथी अवस्था प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लाज्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लाज्मा आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो समझ में आया होगा। फिर से बता दूं, पदार्थ की मूलभूत 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चौथी अवस्था प्लाज्मा ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें तत्व इस प्रकार से घुले हों कि उनको पृथक करना क्या हो? असंभव हो। ठीक है, तो लगभग असंभव हो, आसानी से पृथक ना किया जा सके, तो वो समांगी मिश्रण है। चीनी, नमक, दूध और वायु, इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण होगा? तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं चीनी की, चीनी आपका समांगी मिश्रण होगा या नहीं होगा? नमक आपका मिश्रण होगा कि नहीं होगा? दूध आपका मिश्रण होगा कि नहीं होगा?
और वायु आपका समांगी मिश्रण होगा नहीं होगा। तो देखिए वायु आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। निम्न में से कौन सा, चीनी एक विषमांगी मिश्रण है। चीनी को आप आसानी से अलग कर सकते हो, चीनी के दाने होते हैं। नमक को आप आसानी से अलग कर सकते हो, नमक के अंदर दाने होते हैं। दूध में से अगर मान लो दूध के अंदर कुछ भी और डाला है आपने, ठीक है, तो आप वो आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन वायु एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जो आपको ध्यान रखना है। वायु कैसा मिश्रण है प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। आपसे फिर से समांगी मिश्रण पूछा है, चीनी, रक्त, दूध, पानी में तेल। देखिए चीनी अभी बताया मैंने विषमांगी मिश्रण है, दूध विषमांगी है, पानी में तेल आप आसानी से ऊपर दिखता है आपको, तो पानी में तेल वो विषमांगी मिश्रण है। रक्त एक कैसा मिश्रण है, समांगी। क्यों, रक्त के अंदर वैसे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं सब घुली हुई होती है, और आप जब सीबीसी खून की जांच कराते हो तो उनको पृथक भी किया जा सकता है, परंतु इतनी आसानी से नहीं। उनके लिए विशेष उपकरण लगते हैं, मशीनें होती है खून की जांच करने की, तब आप आसानी से रक्त को निकाल के बता सकते हो कि इसमें कौन सी आरबीसी है, कौन सी डब्ल्यूबीसी है, नहीं बता सकते प्यारे बच्चों। इसीलिए आपका रक्त कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रक्त कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसकी चर्चा आपसे की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं परमाणु की, मैं आपको परमाणु की संरचना समझा देता हूं। परमाणु को सदैव माना जाता है गोलाकार। परमाणु को कैसा माना जाता है भाई लोगों, गोलाकार माना जाता है। परमाणु को माना जाता है गोलाकार, तो परमाणु को गोलाकार माना जाता है। और परमाणु के अंदर पाया जाता है एक नाभिक। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, नाभिक कहा जाता है। परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, तो ये परमाणु का क्या है, ये परमाणु का नाभिक है, तो इसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परमाणु। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, परमाणु, ठीक है, इसे परमाणु कहा जाता है। अब देखिए नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। नाभिक के अंदर कुछ कण होते हैं, इस नाभिक के अंदर कुछ कण होते हैं, और ये कण कौन से होते हैं, नाभिक के अंदर दो प्रकार के स्थायी कण पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, नाभिक के अंदर दो स्थायी कण पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे तो धनात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, और इस कण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों इस कण को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर दो ही कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक बात और ध्यान रखने ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के एक वर्ड कहा जाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो वर्ड क्या होता है, न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जा सकता है। तो ये कहानी शायद आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज करी। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम है परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाला जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी परमाणु के बारे में बताया था कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, छोटे से छोटे कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, जिसका और आगे विभाजन संभव नहीं होता। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगली बात पे आते हैं अपन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं थोड़ा सा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कोई भी कण है, ये कोई भी तत्व का
इस प्रकार से निरूपित किया जाता है x, और x के ऊपर लिखा हुआ होता है a और नीचे लिखा हुआ होता है z। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये कोई भी तत्व है, इसके ऊपर इधर लिखी हुई होती है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखी होती है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। और ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होती है? ये होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या फिर इसी को कहा जाता है परमाणु संख्या, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसकी क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है, और ये द्रव्यमान संख्या हो गई। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस एन। A बराबर क्या होता है? Z प्लस एन। सर हमें तो समझ में नहीं आया, आपको अभी समझ में आ जाएगा। A बराबर Z प्लस एन का मतलब क्या होता है? A होती है आपके द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या होती है बताओ? द्रव्यमान संख्या। अभी बताइए मैंने, A द्रव्यमान संख्या है, Z है आपके पास परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, और N क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। N क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्रिस्टल क्लियर पता पड़ रहा है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किस किस का योग होती है? द्रव्यमान संख्या किस किस का योग होती है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होती है? योग। द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के ऊपर लिखी हुई होती है, परमाणु संख्या नीचे लिखी हुई होती है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या होती है? योग होती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु संख्या बोलो चाहे प्रोटॉन की संख्या बोलो, का योग क्या कहलाता है? का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। रिलेशन क्या याद रखना है? A बराबर Z प्लस एन याद रखना है। A बराबर Z प्लस एन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है A बराबर Z प्लस एन का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए, परमाणु संख्या 35 है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखना, अभी अभी रिलेशन बताया मैंने, A बराबर क्या होता है? Z प्लस एन। A बराबर क्या होता है? Z प्लस एन। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या आपको दे नहीं रखी। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। किसी तत्व के अंदर, उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां आपको बोल रखा है कि 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 हो जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाप है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये 1.6 लगा देना, 0.6 ठीक है। ये 10 की घात -19 कूलाम, ये 10 की घात है, तो ये आपके पास हो जाएगा -6। इसमें से आंसर दिख नहीं रहा है मेरे को, ये हटा देना। -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, तो ये आंसर हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या भी 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि भैया A बराबर क्या होता है? तो भैया A बराबर होता है, अभी अभी पढ़ा था अपन ने, A बराबर क्या होता है? तो A बराबर ये होता है, A बराबर ये होता है, तो A बराबर Z प्लस एन। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, A बराबर क्या होता है? Z प्लस एन होता है। सर अभी आपने बताया था A बराबर Z प्लस एन होता है। अगर A बराबर Z प्लस एन है, अगर A बराबर Z प्लस एन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1।
परमाणु संख्या कितनी है? 1। ठीक है, अगर 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहां से निकाल लो सीधी सीधी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी? 0 बच जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। यह आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर कहा था तत्व का सबसे छोटा भाग जिससे उस तत्व का निर्माण होता है, जो और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने करी? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की आवेश के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। क्या कहते हैं? मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसका तेल बूंद प्रयोग हुआ था। एक मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, उस मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से ही किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज हुई थी, जो कितना होता है? 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मिलिकन के तेल बूंद से हुई थी, तो आंसर हो जाएगा मिलिकन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान, अगर प्रोटॉन की संख्या समान होगी इसका मतलब उन पर प्रोटॉन की संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या। तो अगर प्रोटॉन की संख्या समान है इसका मतलब परमाणु की संख्या समान है। तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, क्या समान होती है प्यारे बच्चों? परमाणु संख्या समान होती है। अगर परमाणु संख्या समान है तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? उनको समस्थानिक कहा जाता है। तो परमाणु संख्या जिन भी तत्वों की समान होती है उनको आपस में क्या कहा जाता है? समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। ये इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इट इज जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। जिनकी क्या समान होती है? द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? तो उनको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है आइसोबार, यानी समभारिक कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? समभारिक, और अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोबार। पूछा जा सकता है। अच्छा, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनमें किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बाकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन न्यूट्रॉन की संख्या समान वाले को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है उनको प्यारे बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन। तो बताओ, जिनमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समस्थानिक। जिनमें परमाणु संख्या समान उन्हें समस्थानिक, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान समभारिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान उनमें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु की संख्या क्या है? तो किसी तत्व की परमाणु की संख्या क्या है? तो मैंने बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी तत्वों की परमाणु संख्या होती है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में 1-2 बार पूछा गया है, ध्यान रखना। परमाणु संख्या का अर्थ है कुल प्रोटॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो देखिए, एक ट्रिक ध्यान रखना। एक ट्रिक का नाम है ईट पग नाच। ईट पग नाच। ईट पग नाच का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। किसने करी थी बताओ? जे थॉमसन ने। टे से थॉमसन, ध्यान रखना। प मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। प का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब होता है
न्यूट्रॉन। n का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो n का मतलब है आपका न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। किसने करी थी बताओ? चैडविक ने करी थी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था जे थॉमसन। यहां से ट्रिक से पता पड़ रहा है, ईट पग नाच। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, गे से गोल्डस्टीन, नै से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी, ध्यान रखना। एक बार आर्मी में 100% पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ लिया जाता है कौन सा खोज किसने करी थी। रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से किसकी खोज हुई? तो आप सभी को पता है रदरफोर्ड के दो चेले गाइगर और मार्सडेन ने एक बहुत ही फेमस प्रयोग किया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्री प्रयोग। और उसके द्वारा किसकी खोज हुई थी? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? परमाणु के अंदर नाभिक की। तो परमाणु में नाभिक की खोज किससे, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से। किससे हुई थी? रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। मैंने पहले ही बताया था, ऊपर जो लिखी हुई है वो है आपके ऊपर जो लिखी हुई है ऊपर जो लिखी हुई है वो तो है द्रव्यमान संख्या, जो नीचे लिखी हुई है वो है परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये तो है A और ये है Z। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? जो द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो 88 तो क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोटॉनों की संख्या। तो 88 लास्ट में कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस N होता है। A की वैल्यू है 226, Z की वैल्यू है 88 और N की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे हिसाब से 138 आ जाएगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 138 और ये 88। तो 138 तो N की वैल्यू आ गई न्यूट्रॉन की, और प्रोटॉन की वैल्यू ये आपके पास जो दे रखी है वही होगी 88, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए मैंने सीधा सीधा बताया आपको, जो आपके पास परमाणु संख्या है वही उसकी प्रोटॉन संख्या है और वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या है उदासीन परमाणु के अंदर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा उदासीन परमाणु दे रखा है आपको, तो उदासीन परमाणु दे रखा है तो आपके पास 19 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, फोटोन परमाणु में नहीं पाया जाता। फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं प्रकाश के, उनको कहा जाता है प्रकाश के ऊर्जा के छोटे छोटे प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, उनको फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो वहां से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, एक तो क्या होता है? प्रोटियम, जिसको, और एक होता है ड्यूटीरियम, और एक होता है आपके पास ट्राइटियम। क्या होता है? एक ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम जो होता है वो होता है 1H1, ड्यूटीरियम जो होता है वो होता है 1H2 और ट्राइटियम जो होता है वो होता है 1H3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रेसियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ट्रेसियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका O16, O17, O18 क्या कहते हैं? तीनों के अंदर क्या द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या सेम है कि नहीं है? तीनों में द्रव्यमान संख्या सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समस्थानिक। नीचे वाला सेम है तो समस्थानिक, ऊपर वाला सेम है तो समभारिक। और अगर दोनों ही सेम नहीं है तो या तो सम न्यूट्रॉनिक होगा या सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो आप चेक कर लेना आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्या कहलाते हैं? देखिए ना नीचे वाला सेम है ना ऊपर वाला सेम है, इसका मतलब ना समस्थानिक है ना समभारिक है। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? A माइनस जेड। A बराबर क्या होता है? N प्लस Z। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A माइनस जेड करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। तो 86 में से 36 गया तो मेरे हिसाब से कितना बचता है? तो आपके पास बचेगा 50, तो इधर बचेगा, और उधर क्या बचेगा? 87 में से 37 गया तो उधर भी क्या बचेगा? 50। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। अगर दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम न्यूट्रॉनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है परमाणु के किस मॉडल को प्लंग पुडिंग मॉडल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, आपने सुना होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। उस थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कहा था थॉमसन ने? कि परमाणु
को आप मानो एक तरबूजे के समान, एक मतीरे के समान मानो, है ना, अपने देसी भाषा मारवाड़ी भाषा में मतीरा कहते हैं, है ना, एक तरबूजे के समान मानो। उस तरबूज में जिस प्रकार गिरी होती है उस प्रकार परमाणु में धनावेश होता है, और जिस प्रकार उस तरबूज में बीज धसे होते हैं काले काले, उसी प्रकार परमाणु में ऋणावेश होता है। और इस प्रकार से एक मिठाई भी आती है जिसको प्लम पुडिंग मिठाई कहते हैं, है ना, एक मिठाई आती है पुडिंग जिसमें काले काले अंजीरी टाइप लगी हुई रहती है, तो उसकी भी कल्पना कर सकते हो परमाणु की थॉमसन के अनुसार। तो इसीलिए उस मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसको क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, तरबूज के बीज के समान। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो ईट पग नाच में आपने देखा होगा प्रोटॉन की खोज का आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। बहुत बच्चे रदरफोर्ड करके आते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना कई बच्चे 90% बच्चे रदरफोर्ड करके आते हैं क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, सॉरी गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, प्रोटॉन नाम किसने दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था, इसीलिए रदरफोर्ड का नाम आता है। बाकी खोज के चक्कर में नाम किसका आएगा, गोल्डस्टीन का आएगा। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? कौन तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है? तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले कोशिश की थी डोबेराइनर ने। किसने करी थी दोस्तों? डोबेराइनर ने कोशिश की थी। उसके बाद की थी डोबेराइनर का त्रिक नियम आया था। उसके बाद कोशिश की थी न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था तत्वों को जमाने के लिए। और तीसरी कोशिश और सफल प्रयास किसने किया था? मेंडलीफ ने। इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी वैसे गलत थी, लेकिन उसने एक आधार तो दिया था तत्वों को जमाने का, अच्छी तरीके से बताया था तरीके किस तरीके से वर्गों में जमाना चाहिए, किस तरीके से पंक्तियों में जमाना चाहिए। इसीलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना, मेंडलीफ को, दिमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का क्या माना जाता है? जनक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तत्वों के बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्वों को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, जो तत्वों की विद्युत इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। तो ध्यान रखना, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? एक तत्व होता है जिसका नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए फ्लोरीन को सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। कम से कम 3 से 4 एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, 3 से 4 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी अभी मैंने बताया था डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। 3-3 जोड़ों का तत्व बनाया था। और 8 तत्वों का जोड़ा किसने बनाया था जिसको अष्टक नियम कहते हैं? वो बनाया था न्यूलैंड अंकल ने। तो न्यूलैंड क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। अभी अभी बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले। इसको मोजिलेले के नाम से ध्यान रखना। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित थी। प्यारे बच्चों किस पर आधारित थी आधुनिक आवर्त सारणी? तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर आधारित थी। कहा गया था, यानी तत्वों को किस आधार पे जमाया था? तत्वों को उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन हुए? हेनरी मोजले। और उन्होंने किस आधार पे तत्वों को जमाया था? यानी परमाणु संख्या के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्ग कितने थे? वर्ग तो थे आपके पास 18। वर्ग कितने थे? 18। और आवर्त कितने थे? 7। ध्यान रखना, आवर्त कितने थे? 7। तो आंसर हो जाएगा नंबर 7। ठीक है, 7 आवर्त और 18 वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? आपसे पूछ ले भूपर्पटी पर या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है?
ऑक्सीजन है लगभग 46.5% पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। और आपसे पूछ ले बताओ पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व पूरे ब्रह्मांड में कौन है? हाइड्रोजन है। और हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। देखिए मैंने आपको बोला था आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी को ही मानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल थी, लेकिन फिर भी उसको आवर्त सारणी का जनक क्यों मानते हैं मेंडलीव को? क्योंकि उसने एक आधार दिया था कि आप ऐसे ऐसे जमाओ तत्वों को, वर्ग में जमाओ और आवर्त में जमाओ, खड़ी पंक्तियों में, आड़ी पंक्तियों में जमाओ। लेकिन उसने नियम क्या दिया था तत्वों को जमाने के लिए? उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु भार का नियम दिया था कि तत्वों को उनके बाहर के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। यानी 10 केजी वाले को पहले, उसके बाद 12 केजी वाले को, उसके बाद फिर अगले को 13 केजी वाले को, उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जमाओ परमाणु भार के। लेकिन उसने कई कई जगह क्या किया, जैसे मान लो 150 ग्राम जिसका वजन है उसको तो पहले रख दिया और 149 वाले को बाद में रख दिया। यहां से गड़बड़ स्टार्ट हो गई, क्योंकि 150 वाला तो बाद में आना चाहिए, 149 वाला पहले आना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बड़े को पहले रख दिया, छोटे को बाद में रख दिया, तो इस आधार पर आवर्त सारणी फेल हो गई। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त की संख्या कितनी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना आप लोगों को, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी थी? तो अगर मैं बात करूं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त और मैं बात करता हूं वर्ग, तो आवर्त तो थे 7। कितने वर्ग आवर्त थे? 7। और वर्ग कितने थे? 8। ध्यान रखना। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त यानी आड़ी रेखाएं कितनी थी? 7। और वर्ग यानी खड़ी रेखाएं कितनी थी? 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी तक कितने तत्व ज्ञात थे? देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के बनते समय लगभग कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे प्यारे दोस्तों? 63। और न्यूलैंड की आवर्त सारणी के समय, यह भी पूछा गया प्रश्न है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी के समय न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तब तक 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे प्यारे बच्चों? 56। और मेंडलीव के समय 63। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा था? फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन हो जाएगा? क्लोरीन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होगा? क्लोरीन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? चलिए देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस का पूरा ही बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। हमारी आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्व कितने हैं? अगर मैं बात करूं हमारी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो हमारी आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं 118। कितने तत्व प्यारे बच्चों? 118। अगर मैं बात करूं इन कुल तत्वों में धातुएं कितनी हैं, तो अगर मैं बात करूं धातुएं कितनी है, तो धातुएं आपके पास हो जाएगी 93। कितनी धातुएं बताओ? 93। अगर मैं बात करूं अधातुएं कितनी है, तो अधातुएं हो जाएगी आपके पास 18। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उपधातुएं, जो धातुओं और अधातुओं दोनों की तरह काम करती है, तो वो हो जाएगी आपके पास 7। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं? 118। धातुएं कितनी है? 93। 18 अधातुएं और उपधातुएं कितनी है? 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुल धातुओं की संख्या 93। ये क्वेश्चन आर्मी में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल रट्टा मारना, इसमें समझने का काम कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है? देखिए
ये जो अधातुएं होती है ना, और उपधातुएं होते हैं, इनमें ही कुछ गैसें होती हैं, ठीक है। तो कुल गैसें कितनी होती है आवर्त सारणी में? गैसें होती हैं आपके पास कुल 11। कितनी होती है बताओ? 11 कुल गैसें हैं। कितनी गैसें हैं? कुल 11 गैसें हैं। लेकिन इन 11 में से अक्रिय गैस कितनी है? इन 11 में से अक्रिय गैसें कितनी है? अक्रिय गैसें आपके पास होती है 6। कितनी होती है? अक्रिय गैसें, जो किसी से क्रिया नहीं करती। पी ब्लॉक का 18वां ग्रुप कौन सा? हीना, हीलियम, नीना, नियॉन, और ऑर्गन, करीना, क्रिप्टॉन, जीते, जिनॉन, रहना, रेडॉन। हीना, नीना और करीना, जीते, रहना, और ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहना, ठीक है। तो ये 6 जो होती है अक्रिय गैसें होती है, जो किसी से क्रिया नहीं करती। तो कुल गैसें कितनी होती है? 11 प्यारे बच्चों। उनमें से अक्रिय गैसें कौन सी होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती? वो कितनी होती है? 6 प्यारे बच्चों। और कौन कौन सी होती है वो? हीना, नीना और करीना, जीते, रहना। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ पूछेगा बताओ कुल गैसें कितनी है? 11। या पूछ ले कुल अक्रिय गैसें कितनी है? 11 में से 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 आपका कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम, जो सबसे भारी धातु भी है। सबसे भारी धातु भी यही है और सबसे भारी तत्व भी यही है, ऑस्मियम, है ना। ये सबसे भारी धातु है और सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का कौन हो जाएगा? अगर पूछ ले आपसे सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। कौन हो जाएगी? लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व तो है ऑस्मियम और सबसे भारी धातु भी ऑस्मियम ही है, लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो है लिथियम। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका टिक लगा देते हैं, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। लिथियम मत करियाना, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। कई बच्चे इसमें लिथियम करके आते हैं, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपके, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? अभी अभी बताई थी 118 कुल आपके क्या है? तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए सारी धातुओं का गुण होता है, धातुएं ठोस होती है, मेटल सॉलिड होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कम से कम 3 से 4 बार पूछा हुआ है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन। तो उस धातु का नाम है मरकरी। कौन सी धातु होती है वो प्यारे बच्चों? मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg। तो ध्यान रखना, मरकरी या पारा भी कहा जाता है जिसे। ये धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। सारी धातुएं ठोस होती है और दृढ़ होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? पारा या फिर मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होता है? ऐसी कौन सी धातुएं आपको पता है सभी विद्युत की अच्छी चालक होती है, तो सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना, विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो है वो होती है आपके पास चांदी, है ना। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, जिसको कहते हैं अर्जेंटम। क्या कहते हैं जिसको? अर्जेंटम। चांदी पहले नंबर पे चांदी है, दूसरे नंबर पे तांबा। ध्यान रखना, एक क्रम ध्यान रखना, तांबा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? तांबा नहीं होगा, दूसरे नंबर पे होगा आपके सोना, ठीक है, गोल्ड। तो ये आपका सोना सेकंड नंबर पे आ जाएगा, Au। उसके बाद में चांदी, उस चांदी क्या आपका कॉपर, ठीक है। तो कॉपर आ जाएगा आपके पास तांबा, जिसको आप Cu से डिनोट करते हो। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये चारों क्रम ध्यान रखना। वैसे आपके ज्यादातर इतना पूछा नहीं जाता है, इतने सारा आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक चालक कौन होती है? चांदी होती है। अच्छा एक क्वेश्चन, धातुओं में सबसे हीन चालक यानी सबसे कम चालक कौन होता है? तो ध्यान रखना, सबसे कम चालन कौन करता है विद्युत का? सीसा।
सीसा जिसको लेड भी कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, लेड, और इसका सिंबल होता है पीबी, प्लम्बम, ठीक है। तो सीसा या लेड सबसे कम चालक होती है, धातु होते हुए सबसे कम चालक है ये विद्युत की, और सबसे अधिक चालक कौन होती है, चांदी होती है। तो आप ध्यान रखना, चांदी सबसे ज्यादा चालक है और सीसा या लेड सबसे कम चालक है, पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, धातुएं सारी कठोर होती है, धातुएं लगभग सारी क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन 3 ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सोडियम, एक क्या होती है प्यारे बच्चों, सोडियम, और एक होती है आपके पास पोटेशियम, सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। एक होती है पोटेशियम, पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल होता है केमिस्ट्री में K, और तीसरी होती है लिथियम, और लिथियम का सिंबल होता है दोस्तों Li। ये 3 धातुएं ऐसी है जो बहुत ही मुलायम प्रकृति की होती है, और इन तीनों को ही चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से कौन सी दिख रही है, यहाँ पे लिथियम दिख रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। इतनी मुलायम होती है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, वरना सारी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, जिनको आप आसानी से काट नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आर्मी में 3-4 बार पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारे घरों में आप जो खाने के लिए यूज लेते हो सोडा, है ना, बाटी में डालते हो जो, है ना, उसमें वो कौन सा होता है, वो आपका खाने वाला सोडा होता है, उसी को मीठा सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो बेकिंग सोडा, या फिर आपसे पूछ ले खाने वाला सोडा, ठीक है, आपसे पूछ ले खाने वाला सोडा, ये भी एक ही बात है, खाने वाला सोडा पूछ ले आपसे, या फिर मीठा सोडा आपको कह दे, तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है प्यारे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है इसका रासायनिक नाम, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आपका बेकिंग सोडा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा के अलावा सोडियम के आपके और भी यौगिक पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यौगिक है, वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, जैसे एक आता है धावन सोडा, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा, वो उसका सूत्र आपसे हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए उसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10 बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी। ये 10 H2O का मतलब होता है क्रिस्टल जल, है ना, ये क्रिस्टल जल होता है। तो Na2CO3 डॉट 10 H2O, यानी इसको ऐसे याद रखना, Na2CO3 डॉट 10 बाल्टी पानी, ये आपका धवन सोडे का सूत्र होता है। आपको पता है, अगर मैं पूछ लूं साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, वो भी सोडियम का यौगिक है। साधारण नमक जो आप खाते हो घर में, लूण, है ना, साधारण नमक, उसका सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का सूत्र होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, साधारण नमक का सूत्र भी पूछा जा सकता है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। धावन सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और पूछा जा सकता है, एक और इंपॉर्टेंट आपका यौगिक होता है जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है, कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 यौगिक मैंने बताए हैं बेकिंग सोडा के अलावा, एक तो साधारण नमक NaCl, एक आपको बताया धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10 H2O, एक बताया कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है NaOH। ये तीनों आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं पीओपी, आपने घरों के अंदर पीओपी का यूज किया होगा, पीओपी करी होगी, सफेद कलर की होती है, और इसका यूज होता है अगर आपके मान लो हाथ पैर टूट जाए कभी गलती से, तो आपके डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, उस प्लास्टर में भी पीओपी होती है, ठीक है, वही पीओपी होती है। और पीओपी से मूर्तियां, खिलौने आदि का निर्माण होता है। तो पीओपी का सूत्र क्या होता है, तो देखिए पीओपी का बताने से पहले मैं आपको जिप्सम का बताता हूं, क्योंकि जिप्सम से ही बनता है पीओपी लगभग, ठीक है। तो जिप्सम सीमेंट की जमाने में सहायता करता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट 2 बाल्टी पानी। कितनी बाल्टी पानी,
2 बाल्टी पानी, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2 बाल्टी पानी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसका सूत्र हो जाएगा आपके पास CaSO4 डॉट आधी बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी? आधी बाल्टी पानी, यानी हाफ H2O, ठीक है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप जिप्सम का भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम के और भी यौगिक पूछ सकता है आपसे, जैसे विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान रखना विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका रासायनिक सूत्र दोस्तों? लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? लाल दवा वो होती है जब अपन चोट वगैरह अपने लग जाती है तो आपने देखा होगा लाल लाल सी दवाई लगाते हैं, उसको लाल दवा कहते हैं, खून वगैरह रोकने के लिए। तो लाल दवा, इसका रासायनिक नाम होता है लाल दवा का पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है, रासायनिक नाम, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कमीनो4। क्या याद रखोगे? कमीनो4, ठीक है, कमीनो4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कमीनो4, ठीक है, ऐसे याद रखना, KMnO4 कमीनो4 लाल दवा का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, आपसे पूछा गया है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था? तो वो आंसर है आपका तांबा यानी कॉपर। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना फेरक, ये आपके FeS2 फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, इसको झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं। झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं, ठीक है। FeS2 झूठा सोना कहते हैं इसको, ठीक है, मूर्खों का सोना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न धातु युग्मों से किस में एक में क्रमश सबसे हल्की धातु था सबसे भारी धातु? सबसे भारी धातु मैंने पिछली क्लास में बताई थी, सबसे भारी तत्व पूरी आवर्त सारणी का और सबसे भारी धातु एक ही होता है, ऑस्मियम। कौन होता है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की कौन होती है? लिथियम। लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी कौन सी है? ऑस्मियम। तो आपने देख लिया होगा, आंसर मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ आर्मी में। मान लो आप बाहर जाते हो खाने, है ना, खाना खाने, जैसे ब्याह में जीमण होता है तो जीमण का न्यूता आता है, तो क्या होता है हमारे मारवाड़ी में, है ना, लोग क्या करते हैं कि 2-2 दिन से तैयारी करते रहते हैं, बोले परसों जीमण है, परसों जीमण है। तो जिस दिन जीमण होता है ना वो सुबह से भूखे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं कि भाई शाम को खाना खाने जाना है। तो जैसे ही खाने के पास जाते हैं, जैसे जीमने जाते हैं, तो फिर जीमन पे अटैक करते हैं वो। तो अटैक करते तो क्या रोटी पानी तो खाते नहीं, बोले रोटी तो रोज ही खाते हैं, आज जीमन में आए हैं तो नई नई चीजें खाएंगे। तो पानी पता से, है ना, पुचके, वो लट्टे वो आती है चाउमीन, ये सारे खाते हैं। तो जंक फूड खाने से फिर क्या होता है, पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए आप मीठे सोडा लेते हो या फिर आप इनो लेते हो। उस इनो या मीठा सोडा के अंदर, मीठा सोडा जो होता है वो भी यूज करते हो, बाकी ज्यादातर इनो यूज करते हैं। तो इनो के अंदर भी आता है ये, उस तत्व का नाम का जो पेट की अम्लता को हटाता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आर्मी में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, देखिए फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। फोटोग्राफी प्लेट के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का इनमें से प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट होता है, डोलोमाइट, लिग्नाइट, कॉपर नहीं है, बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? तो आप सभी को पता है प्लेटिनम, सोना, ये सारी कठोर धातुएं होती है ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। जो आपके सोने जैसी धातु, जो प्लेटिनम होता है आपके और सोना होता है, इन जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए अम्लराज, एक्वा रेजिया नामक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इतनी कठोर धातुएं होती है ये। अम्लराज, एक्वा रेजिया नामक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? HCl और HNO3। HCl 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 है ना, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण लिया जाता है, तब जाके तो ये पिघलती है। इतनी ज्यादा कठोर धातुएं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुलायम धातु मैंने बता दी थी आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, कई इनमें से आर्मी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। आशा धातु भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आशा धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। तो आशा धातु या भविष्य की धातु कौन सी होती है? टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस, आयरन धातु पाई जाती है, यानी लोहा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है प्यारे बच्चों? आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्रव अधातु के नाम से जाना जाता है? देखिए द्रव धातु के नाम से किसे जाना जाता है? पारा या मरकरी को, क्योंकि वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होते हुए भी। ऐसे ही अधातु भी द्रव अवस्था में नहीं होती। अधातु या तो ठोस होगी या अधातु गैस होगी। लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका नाम है आपके पास ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे द्रव अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? द्रव अधातु कहा जाता है। तो द्रव अधातु के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रोमीन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ध्यान रखना, गोताखोर यानी जो स्विमिंग करते हैं, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम की सांद्रता कम होती है तो अन्य गैसें घुलने कम देगी। ठीक है, फेफड़ों में जमने कम देगी, इसलिए हीलियम का उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ आर्मी में। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O फॉर्मूला होता है इसका। इससे हंसी आती है। आपने सुना, देखा होगा फिल्मों के अंदर, कई बार एक गैस छोड़ते हैं तो वहां पे उस पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को हंसी आने लग जाती है। वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? वो CO2 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस की सहायता लेते हैं? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का तो रासायनिक सूत्र है C6H12O6। और कौन सी गैस का उपयोग लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमकीली अधातु कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी धातु, देखो सारी अधातुएं काली होती है, चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है तो चमकीली होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकमात्र ऐसी धातु कौन सी होती है जो चमकीली होती है? वो है आपके पास आयोडीन। आयोडीन चमकीली धातु के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? देखिए आजकल आपने देखा होगा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और उसके कारण पराबैंगनी किरणें
पृथ्वी से और सूर्य से पृथ्वी पे आ रही है और उससे हमारे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को ही रोकती है, लेकिन उसमें छिद्र होने से वो पराबैंगनी विकिरणें कहाँ आ पा रही है, पृथ्वी पर आ पा रही है और इससे हमारी स्किन कैंसर का खतरा है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको रोकने के मतलब इसका क्या कारण है कि छिद्र हो रहा है? छिद्र होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से कार्बन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इनके कारण ये क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में है ना, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इनके अंदर जो होता है AC के अंदर होता है, उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या फ्रेयॉन गैस कहते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसका दूसरा नाम है फ्रेयॉन। क्या नाम है इसका? फ्रेयॉन। तो ये गैसें इसमें AC में फ्रीज में लगी होती है, भरी होती है, और ये ही जाके ओजोन परत में छिद्र कर रही है। तो आजकल इनकी जगह HFC का उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ओजोन परत में छिद्र नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है? तो ध्यान रखना, देखिए सारी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो कार्बन का अपर रूप है, मतलब कार्बन धातु है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, तो और भी होते हैं काफी सारे, लेकिन मेन ये 3 ही है। तो ध्यान रखना, आपके अगर पूछ ले कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है, जबकि सारी धातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो मैंने आपको टेस्ट का क्वेश्चन दिया था कल, उस टेस्ट के क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे लास्ट में है वो जैसे है ना, अगर मैं बोलूं कौन सा लिटमस, कौन जो है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। तो बताओ लास्ट में क्या आ रहा है? ल, और अम्ल के लास्ट में क्या आता है? ल। तो ये काम कौन करेगा? अम्ल करेगा। ये काम कौन करेगा प्यारे बच्चों? अम्ल करेगा। और अगर मैं बात करूं लाल को नीला कौन कर देता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? अम्ल। तो ऊपर हो गया, क्या बचा प्यारे दोस्तों? क्षार बचा। तो क्षार लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्षार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके आर्मी के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ पीएच का मतलब क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए पीएच का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पीएच का, तो पीएच को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, आपने देखा होगा, ये पी छोटा और ये एच बड़ा होता है। तो इस पीएच का मतलब क्या होता है कई लोगों को नहीं पता। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी हिंदी में बोले तो, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोले तो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन आयन की क्षमता, हाइड्रोजन आयन की क्षमता, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस पीएच का जो निर्धारण था, ये पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता। इसके आधार पे अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। तो इस पीएच स्केल का, ये एक स्केल होती है दोस्तों, क्या होती है? ये एक स्केल होती है। इस स्केल को ध्यान से देखना, इस स्केल में क्या होता है? ये इस प्रकार की एक स्केल होती है। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार की एक स्केल होती है। इस स्केल के अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इस स्केल के अंदर यहां पर होता है 0, है ना, यहां पर होता है 14, सॉरी यहां पर होता है 7। यहां पर क्या होता है दोस्तों? इधर 7 बनाएंगे अपन, ठीक है, ताकि यहां पर होता है 7, ठीक है, यहां पे 7 होता है, यहां पे 14 होता है, और यहां क्या होता है दोस्तों? यहां होता है 0, ठीक है। अब देखिए 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाएंगे? अम्ल। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? सारे क्षार कहलाएंगे। और जिसका पीएच 7 होगा वो कहलाएगा उदासीन।
क्या कहलाएगा वो? उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? उदासीन कहलाएगा। और इस स्केल की खोज किसने करी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने करी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक में लगभग 1808 के अंदर की थी, जितना मुझे याद है, बाकी आप देख लेना, सन आपसे कोई नहीं पूछेगा। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल की खोज की थी। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की क्षमता, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक इसमें अंक अंकित होते हैं। 14 से नीचे 7 से नीचे वाले क्या कहलाएंगे? अम्ल। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? क्षार। और 7 पे क्या कहलाएगा? उदासीन। जितनी पीएच 7 से कम होती जाएगी, जितनी 0 के नजदीक आती जाएगी पीएच, उतना ही आपके पास क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। उतना ही क्या होगा दोस्तों? प्रबल अम्ल होगा। और जितना 14 के पास होगा उतना ही प्रबल क्या होगा दोस्तों? क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो ध्यान रखना, जब भी कोई अम्ल अगर किसी धातु से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? किसी ना किसी धातु से क्रिया करेगा, तो अम्ल धातु से क्रिया करके हमेशा कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। कौन सी गैस निकालेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदासीन घोल का पीएच का मान कितना होता है? अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया प्यारे बच्चों? ये पीएच स्केल, ये 7, ये 14 और ये 0। 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। 7 से नीचे वाले सारे अम्ल कहलाते हैं। 7 से ऊपर वाले 14 के पास वाले क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? क्षार कहलाते हैं। और 7 वाला क्या कहलाता है? जिसकी पीएच 7 हो वो कहलाता है न्यूट्रल या फिर उदासीन, या इसका एक और नाम है, इसको तटस्थ भी कहा जाता है। आर्मी नागौर भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है, तटस्थ का पीएच मान कितना होता है? इस उदासीन को तटस्थ कहते हैं। तटस्थ का मतलब होता है अंग्रेजी में न्यूट्रल। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान अपने मैच ना भारत की जमीन पे खेलते हैं ना पाकिस्तान की जमीन पे खेलते हैं, तो वो दुबई में जाके खेलते हैं, तो उस दुबई को क्या कहा जाता है? तटस्थ मैदान कहा जाता है, न्यूट्रल वेन्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पीएच, उदासीन घोल के पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध का पीएच कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, दूध का पीएच 6.5 से 6.6 के बीच में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 6.6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय घोल के पीएच का मान कितना होता है? अभी बताया मैंने, 7 से कम सारे क्या होंगे? अम्लीय। और जो जितना 0 के नजदीक होगा वो उतना ही तगड़ा अम्ल होता है। सबसे तगड़ा अम्ल जो होता है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? बताओ, ये भी पूछ सकता है आपसे। सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे तगड़ा अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका टिक तो लगा देते हैं अपन। अम्ल की पीएच कितनी होती है? 7 से कम। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए थ्योरी, जो क्या होती है? अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन देते हैं। और क्षार जल में घुलकर किसका त्याग करते हैं? OH- आयन का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर किसका त्याग करते हैं? अम्ल जल में घुलकर, अगर मैं बात करूं अम्ल की, तो वो जल में घुलकर किसका त्याग करेंगे? हाइड्रोजन आयन का। किसका त्याग करेंगे? हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन। ठीक है, और अगर यही बात करूं मैं क्षार की, तो क्षार क्या करेंगे? क्षार भी यही करेंगे। क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन दे देंगे? OH- आयन दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन दे देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे। तो ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे और अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी अम्ल जल में घुसकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। देखिए, आपने देखी होगी लाल चींटियां, जिसको बालूड़ी कीड़ियां बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी के अंदर। तो वो लाल चींटियां जब खाती है, देखो काली वाली कीड़ी खाती है जब आपके कुछ ही नहीं होता, लेकिन अगर लाल चींटी यानी बालूड़ी कीड़ी खा जाए तो आपको अजीब सा दर्द महसूस होता है, अजीब सी जलन महसूस होती है। क्योंकि लाल चींटी जब भी अपना डंक मारती है, खाती है, तो वो एक अम्ल निक्षेपित करती है, और उस अम्ल का नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मिक अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि लाल चींटियों को
इन लाल इस ये फॉर्मिक अम्ल नाम कैसे पड़ा? ये लाल चींटियां जो होती है ना, इन लाल चींटियों को लैटिन भाषा में, ठीक है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फॉर्माइका। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फॉर्माइका कहा जाता है। और इस फॉर्माइका से ही इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल पड़ गया। ठीक है दोस्तों, आज समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरियों में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बैटरियों में H2SO4, बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 अम्ल होता है, यानी कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरियों में कौन सा अम्ल उपस्थित, कौन सा अम्ल यूज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। जो कार की बैटरियां होती है उसके अंदर आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। ऐसे भी लिखा आ सकता है इसकी जगह खट्टे फलों में पाए जाने वाला अम्ल है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में, है ना। तो अगर दोनों में से कुछ भी पूछ ले, खट्टे फल पूछ ले या नींबू या संतरा, एक ही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर? खट्टे फलों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। सभी अम्लों में निम्न तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो बताओ सारे अम्लों के अंदर कौन सा तत्व होना चाहिए? आप सभी को पता है, कोई सा भी अम्ल ले लो, लगभग HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, HNO3 ले लो, जितने आप अम्ल जानते हो लगभग सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके लेवल तक जितने अम्ल आप जानते हो उन सब में किसकी उपस्थिति जरूरी है? हाइड्रोजन बाबा की उपस्थिति जरूरी है। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति होना जरूरी है, सब में हाइड्रोजन चाहिए होता है अम्ल के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, मैंने पहले ही बताया था, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए, धातु वाला चैप्टर पढ़ाया था तब, एक विशेष सॉल्यूशन का काम, क्योंकि ये बहुत कठोर धातुएं होती है, एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन का काम में लिया जाता है इन जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए, और उसका नाम है एक्वा रेजिया। बताया था मैंने आपको, एक्वा रेजिया, या इसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज, है ना। एक्वा रेजिया या अम्लराज, इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इनको मिलाकर एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाया जाता है, अम्लराज सॉल्यूशन मिलाया जाता है, जिसका उपयोग सोने और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। चलिए, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? सबसे पहले सुनो क्या होता है। जब भी वर्षा के जल के पीएच का मान 5 से कम हो जाए, कितने से कम हो जाए? 5 से कम हो जाए, तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा से जो नदी होती है, समुद्र होता है, उसमें रहने वाले जलीय जीव होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अम्ल उनके शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करता है पानी के माध्यम से जलीय जीवों के पर, तो जलीय वनस्पतियां, जलीय जीव सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैस होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। एक तो NO2 और एक SO2। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको तो कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह दो या नाइट्रोजन ऑक्साइड कह दो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है एक तो, और एक किसका ऑक्साइड होता है? सल्फर का ऑक्साइड होता है। एक किसका होता है प्यारे बच्चों? सल्फर का ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो तो पूछ सकता है। अच्छा, वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती क्या है? अगर ये पूछ ले तो, अगर वर्षा के जल के पीएच का मान किससे कम हो जाए? पीएच का मान 5 से कम हो, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके अंदर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तटस्थ का पीएच मान कितना होता है? अभी बताया था मैंने, तटस्थ को कहते हैं उदासीन, और उदासीन वस्तु का पीएच मान कितना होता है? 7। अभी बताया था मैंने, अम्ल का 7 से कम,
7 से ज्यादा क्षार और 7 पे कौन टिक जाएगा? आपका तटस्थ यानी उदासीन। तो दोस्तों ये आपके अम्ल, क्षार और लवण के क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है जो शायद इसमें मिस हो गया हो, अगर पूछ ले अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल का बनते हैं। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले अम्ल और क्षार की, लवण होता क्या है? जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है? तो बनता है प्यारे दोस्तों लवण बनता है, और क्या बनता है? पानी के अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है, जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, लवण की परिभाषा पूछी जा सकती है। लवण क्या होता है? जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और पानी के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित थे। इन्हीं में से आएगा आपके, आएगा तो क्वेश्चन और आप अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ में एक बेल आइकन की घंटी है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।